क्लास आपका चैप्टर 22 स्केच ऑफ द वर्ल्ड। वैसे मैं इसके क्वेश्चन आंसर पहले आपको करा चुकी हूँ, लेकिन मैं दोबारा करवा रही हूँ क्योंकि हो सकता है किसी बच्चों के ना हुए हों। तो प्रैक्टिस ऑन फर्स्ट है आपका, और इसका आपका पहला क्वेश्चन है, नेम द मैप दैट शोज़ द डिटेल्ड फीचर। तो मैंने आपका आंसर आगे लिख के रखा है, द मैप दैट शोज़ द डिटेल्ड फीचर इज़ फिजिकल मैप। तो वो मैप जो डिटेल फीचर्स दिखाता है, मतलब सब चीज़ पूरा डिटेल में बताता है, वो आपका फिजिकल मैप होता है। यहाँ पे आपका दिया भी है डिटेल फिजिकल और जोग्राफिकल फीचर्स जो है वो आपके फिजिकल मैप में दिखाए जाते हैं। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, द मैप दैट शोज़ द डिटेल्ड फीचर इज़ फिजिकल मैप। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड थीमेटिक मैप। तो इसमें आप इसी में से लिख लीजिए, थीमेटिक मैप और फिजिकल मैप आप यहाँ एटसेट्रा तक लिखेंगे बस। इसको फिजिकल से लेकर फिजिकल मैप रिप्रेजेंट डिटेल फिजिकल और जियोग्राफिकल फीचर्स सच एज माउंटेन, रिवर्स, फॉरेस्ट, प्लेट्यू प्लेन्स, डेजर्ट एटसेट्रा। और यहाँ पे आप जो थीमेटिक मैप है, इसमें थीमेटिक मैप फोकस ऑन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इन ग्रेट डिटेल्स, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स और वेरिएशंस इन रेनफॉल इन अ रीजन। तो ये दो आप लिख लेंगे, ये आप एटसेट्रा तक ही लिखेंगे। नाउ third question, suppose you want to know about the state of India, which map would you use and why? तो if we तो इसमें आप लिखेंगे, if we want to know about the state of India, we use the political map. Why? पहले तो ये आपका इतना हो गया, वी यूज़ द पॉलिटिकल मैप, फुल स्टॉप। फिर नेक्स्ट लाइन से आप लिखेंगे, पॉलिटिकल मैप आर हेल्पफुल इन फाइंडिंग लोकेशन एंड। ऐसे कीजिए, जब आप यहाँ पे लिखने ना, इफ़ वी वांट टू नो अबाउट द स्टेट्स ऑफ इंडिया, वी वुड यूज़ द पॉलिटिकल मैप। वाई? तो because a political map represent countries, state, capital, cities, villages etc with their political boundaries। बस इतना लिखेंगे आप, ठीक है। फिर से एक बार बता रही हूँ, देख लीजिए, समझ लीजिए। Suppose you want to know about the state of India, which map would you use and why? आप किस तरीके से आंसर लिखेंगे, मैं बोल रही हूँ आंसर, आप लिखिए। If we want to know about the state of India, we would use the political map because it, या a political map भी लिख सकते हैं, because it represents countries, states, capital, cities, village etc with their political boundaries। ठीक है। नाउ ये प्रैक्टिस ऑन फर्स्ट आपका हो गया है। प्रैक्टिस ऑन सेकेंड देखते हैं। तो प्रैक्टिस ऑन सेकेंड ये है आपका। सेकेंड में क्वेश्चन क्या है, नेम द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप। तो यहाँ है आपका आंसर, इसमें द सिम्बल्स, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आर डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप। क्वेश्चन आपने पढ़ा और आपने ठीक ये आंसर उसमें लिख दिया, ठीक है। सिम्बल्स, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आर डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर कन्वेंशनल सिम्बल। तो कन्वेंशनल सिम्बल्स में आप ये लिखेंगे, द कॉमन साइंस एंड सिम्बल्स internationally accepted and are called conventional symbols। तो आप किस तरीके से इसको लिखेंगे वो सुन लीजिए, मैं आपको बोल के बता रही हूँ उसी तरीके। द कॉमन साइंस एंड सिम्बल which internationally accepted are called conventional symbols। Once again, the common sign and symbol which are internationally accepted आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिम्बल्स। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है वो, सॉरी थर्ड है, हाउ इज़ अ कंपास यूजफुल। तो आपका एक सिंपल सा आंसर है, हाउ अ कंपास इज़ यूजफुल। तो अ कंपास इज़ यूजफुल इन, तो इसका इन के बाद, एक मिनट, मैं शायद थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी, फिर से देखिए। हाउ इज़ अ कंपास यूजफुल। तो अ कंपास इज़ यूजफुल, ये रहा आपका इस तरीके से।
कंपास यूजफुल करके लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए, आप डायरेक्ट लिखिए, वी कैन यूज़ द कंपास एट एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट्स। ठीक है, आप इस तरीके से सीधे लिखिए। अब कंपास से मत लिखिएगा, सीधे यहाँ से लिखिए, वी कैन यूज़ द कंपास एट एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट्स। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया प्रैक्टिस जोन 2। अब आपका आएगा प्रैक्टिस जोन 3, जो कि है ही नहीं। चलिए, तो आपका ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया है पूरा। अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 22, 4 एसेंशियल ऑफ द अर्थ। तो 4 एसेंशियल ऑफ द अर्थ का प्रैक्टिस जोन फर्स्ट देखते हैं हम लोग। तो पहला प्रैक्टिस जोन फर्स्ट का क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी कॉन्टिनेंट आर देयर ऑन अर्थ। तो इसका ये पूरा एक क्वेश्चन है, नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो आप कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। तो हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर ऑन द अर्थ, तो आप आंसर डालेंगे और लिखेंगे देयर आर 7 कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ, फुल स्टॉप। द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया। ठीक है, एशिया, या ये रहा एशिया, ASIA, एशिया। ठीक है, फिर से देख लीजिए, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया। नाउ व्हाट इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो इसका आंसर आपका होगा, द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज अ पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स ऑफ लाइटर वेट विच आर लेस डेंस देन द ओशियन क्रस्ट। बस आप इतना ही लिखेंगे इसको, द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज अ पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स ऑफ लाइटर वेट विच आर लेस डेंस देन द ओशियन क्रस्ट। नाउ here comes the third question, मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्टिनेंट एशिया। तो आपको कॉन्टिनेंट एशिया की कैरेक्टरिस्टिक या विशेषता बतानी है। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 7 दिया गया है। तो मैं अगर आपसे कहूँ तो आप सिर्फ 3 या 4 लिख सकते हैं, जिसमें आप सबसे पहला लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे आप देख लीजिए, छोटे छोटे आप लिखना। जैसे फर्स्ट आप डालेंगे नंबर 1, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, फुल स्टॉप, पहला आपका हो गया। सेकेंड, द ट्रॉपिक कैंसर पासिस थ्रू एशिया। थर्ड, द यूरल माउंटेन सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया। एंड फोर्थ, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रिलीजन्स आर फॉलोड इन एशिया। ठीक है, तो ये 4 और एक और अगर आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, एशिया इज ऑफ सम ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आपके हो गए 5। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है इसमें। अब आपका प्रैक्टिस जोन 2 शुरू होता है। प्रैक्टिस जोन 2 में देखिए, व्हाट आर ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियर्स के लिए मैंने आपके में लिखा हुआ है, ग्लेशियर्स आर ह्यूज मासेस ऑफ आइस दैट फ्लो लाइक वेरी slow river. They form over 100 of years where fallen snow compressed turn into ice. ठीक है, तो ये क्या है, ये नदी के ऊपर तैरते हुए बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े हैं और इनके ऊपर बर्फ़ गिरती रहती है और ये कंप्रेस मतलब दबती रहती है उसको, और जिस वजह से ये बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका ग्लेशियर्स। अब है आपका डिफाइन कॉन्वेयर बेल्ट। तो कॉन्वेयर बेल्ट आपकी क्या होती है, तो वो होती है आपकी ये। ओके, तो आप कैसे लिखेंगे इसको ये देख लीजिए, द मूवमेंट ऑफ ओशियन करेंट लुक्ड लाइक अ फिक्स्ड बेल इन द ओशियन, दिस बेल्ट इज नोन एज कॉन्वेयर बेल्ट। फिर से देख लीजिए, the movement of ocean current looks like looked होगा आपका like a fixed belt in the ocean, full stop, this belt is known as conveyor belt। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपकी conveyor belt है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। थर्ड, राइट द फीचर ऑफ पैसिफिक ओशियन। अगेन पैसिफिक ओशियन के आप बहुत आराम से लिख सकते हैं, इसमें आपके दिए हुए हैं पैसिफिक ओशियन। फीचर्स क्या हैं, तो आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। फर्स्ट आप इसको ऐसे लिखेंगे, पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे, द लोएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ द मरियाना ट्रेंच लाइज इन द पैसिफिक ओशियन।
ये दूसरा पॉइंट आपने देखिए इसको लिख दिया है, फीचर्स ऑफ पैसिफिक ओशियन पूछे आपसे, तो आप फीचर्स में आप सीधा इस लगे तो पैसिफिक इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ मैरियाना ट्रेंच लाइज इन द पैसिफिक ओशियन, इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, इट कवर्स 1/3 पोर्शन ऑफ द प्लैनेट। बस ये 4 आप लाइन्स को एक पैराग्राफ की तरह से लिख दीजिए, इतना आपका काफ़ी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है पैसिफिक ओशियन हो चुका है, प्रैक्टिस ऑन 2 हो चुका है आपका, ना बारी है प्रैक्टिस ऑन 3 की। वाई एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ इज डिस्टिंक्ट, तो इसका आंसर होगा आपका एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ इज डिस्टिंक्ट ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस। ठीक है, ये आपका फर्स्ट प्रैक्टिस ऑन 3 के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। पहले फिर से, एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ इज डिस्टिंक्ट ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस। Now, how are all organisms linked to each other in biosphere? Explain with an example. आप इसमें डायग्राम बनाइए, अगर आपको एग्जाम्पल ही देना है तो मैं कहूँगी कि आप सीधा एक डायग्राम तैयार कर लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा समझने में आसान रहेगा। तो अगर आप देखेंगे, आप सीधे इस लाइन को लिखेंगे, ऑल ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर आर लिंक्ड टू ईच अदर either डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और या तो फिर आप ऐसे कीजिए, Biosphere include all living plant, animal, microbes, etc. as well as the remain of that have died but not yet decomposed. ठीक है, एंड ये आप यहाँ तक लिखने के बाद एग्जाम्पल के तौर पे आप ये डायग्राम अपना तैयार कर लीजिए। ठीक है, ये जो डायग्राम है आपका वो आपका एग्जाम्पल के तौर पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए सारे क्वेश्चन आंसर। अब आपका चैप्टर 23 मैं जल्दी स्टार्ट कराऊंगी, इसकी थोड़ी सी रीडिंग बची हुई है, वो भी मैं कंप्लीट करा दूँगी, लेकिन मैंने क्वेश्चन आंसर करा दिया ताकि आप लोगों का अगर एग्ज़ाम वगैरह स्टार्ट हो तो वो आप लोग उसमें लिख सकें। ठीक है, तो अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग।